नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अचानक चले जाने से पूरा देश गमज़दा है। 84 साल की उम्र में सोमवार को उनका निधन हो गया। कलाम साहब IIM शिलोंग में बच्चों के बीच भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते वक्त वो चल बसे। कलाम साहब के निधन की खबर जैसे ही देशवासियों को लगी, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आज RSTV विशेष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शख्सियत को समर्पित है। आइए याद करते हैं कलाम साहब को और रूबरू होने की कोशिश करते हैं राष्ट्र को समर्पित उनके जीवन से। तो शुरू करते हैं विशेष अलविदा। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन से पूरा देश गमगीन है। उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी से जब दिल्ली लाया गया तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार उनके गृह जिले रामेश्वरम में गुरुवार को सुबह 11 बजे होगा। जनता के राष्ट्रपति नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को मंगलवार सुबह विशेष विमान से गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए एयरपोर्ट से 10 राजाजी मार्ग के बीच बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े। डॉक्टर कलाम के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। दिल्ली आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई नामी गिरामी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। डॉक्टर कलाम के निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। Honor and privilege of communicating with him when we wanted to launch the Rashtriya Avishkar Abhiyan, which sought to inculcate a sense of adventure and a new spirit to approach research in science and maths. And I'm extremely grateful that Dr. Kalam inaugurated that. I will only say that we have not only lost a people's president, we've not only lost a missile man, we've also lost an ideal teacher. पूरी जिंदगी का उनका कर्म हो, हमें वो हमारे यादों में रहेंगे और उनकी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। Dr. Kalam was a source of inspiration for our youth, and what he actually aimed at was that the youth should have a vision. राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने देश हित में जो भी उन्होंने कार्य किए तो वो देश हित में किए, कभी वो कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं। और इसके साथ ही खास तौर से जो छात्र बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा वर्ग हैं, उनके लिए वो बहुत ही मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में पूर्व राष्ट्रपति को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। In the passing away of Dr. APJ Abdul Kalam, the country has lost a true son of India, and his contribution to the nation in his capacity as a man of technology, a teacher and a leader will be deeply cherished by a grateful nation. House stands adjourned till 11 a.m. on Wednesday, the 29th of July 2015. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर शोक जताने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की भी मंगलवार को विशेष बैठक बुलाई गई। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने भी बैठक कर गहरा शोक जताया। डॉक्टर कलाम को देश के कोने कोने में श्रद्धांजलि दी जा रही है।
तेलंगाना और बिहार में मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया, जबकि AIADMK ने पार्टी के सारे काम एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र भी मंगलवार को स्थगित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया, जबकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी PDP ने डॉक्टर कलाम के सम्मान में स्थापना दिवस नहीं मनाने का फैसला किया। और भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के समग्र जीवन को अगर एक शब्द में बयां करना हो तो वो शब्द होगा कर्मठता। कलाम साहब ताउम्र काम करते रहे। जिंदगी के आखिरी लम्हे उन्होंने IIM शिलोंग में छात्रों के बीच बिताए। कलाम साहब की जिंदगी के शानदार सफर के अंतिम पल गवाह हैं उनके युवा पीढ़ी और छात्रों से गहरे लगाव को। देश के युवा छात्रों से सीधा संवाद करना, उनसे अपने तजुर्बे साझा करना, युवाओं को सपने देखना सिखाना और उनको साकार करने की राह दिखाना। भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम को शिक्षक की भूमिका बेहद पसंद थी। सोमवार 27 जुलाई को जिंदगी के आखिरी पलों में भी वो IIM शिलोंग के छात्रों के बीच ही थे। शिलोंग रवाना होने से पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये आखिरी ट्वीट था, जिसमें उन्होंने शिलोंग IIM में होने वाले लेक्चर का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा कि वो धरती को जीने लायक बनाने के विषय पर सहयोगियों के साथ व्याख्यान देने जा रहे हैं। दोपहर करीब 3 बजे कलाम साहब दिल्ली से गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वो कार से शिलोंग के लिए रवाना हुए। आमतौर पर सफर के दौरान कार की पिछली सीट पर सोकर आराम करने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 110 किलोमीटर का लंबा सफर बातें करते बिताया। उनके सहयोगी सृजन पाल सिंह ने फेसबुक पोस्ट में पूरी घटना का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि गुवाहाटी से शिलोंग जाते समय हमारे काफिले में 6 से 7 कारें थीं। हमारे आगे एक ओपन जिप्सी थी जिसमें 3 जवान थे। 2 जवान बैठे थे, लेकिन एक जवान बंदूक लिए खड़ा था। कलाम साहब ने कहा कि वो जवान खड़ा है, ऐसे में तो वो थक जाएगा। ये एक सजा जैसी है। उन्होंने मुझसे वायरलेस पर जवान को संदेश भेजने को कहा, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। अगले 1.5 घंटों तक कलाम साहब बार बार इसी बात पर जोर देते रहे, लेकिन जब हम उस जवान को बैठाने के लिए कहने में कामयाब नहीं हो सके, तो कलाम साहब ने मुझसे कहा कि वो उस जवान से मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सृजनपाल सिंह के मुताबिक जब काफिला शिलोंग IIM पहुंचा तो अब्दुल कलाम से उस जवान की मुलाकात कराई गई। डॉक्टर कलाम जवान से बेहद गर्मजोशी से मिले। उन्होंने पूछा, आप थक गए होंगे, क्या कुछ खाना चाहेंगे? मुझे माफ करिए, मेरी वजह से आपको इतनी देर तक खड़े रहना पड़ा। यह सुनकर जवान चौंक गया। उसने कहा, सर आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। कलाम साहब का सादगी भरा मिलनसार अंदाज आखिरी लम्हों में भी बरकरार रहा। कलाम साहब अक्सर कहा करते थे कि वो शिक्षक के रूप में ही इस दुनिया को अलविदा कहना चाहते हैं। नियति को भी शायद यही मंजूर था। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग। सोमवार करीब शाम 6:30 बजे कलाम साहब ने छात्रों के बीच धरती को जीने लायक बनाने पर लेक्चर देना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कलाम साहब बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। शाम करीब 7:45 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब शिलोंग से मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के निधन की खबर आई तो पूरा देश शोक में डूब गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अब भारत को सशक्त बनाने वाला शख्स अब हमारे बीच नहीं रहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नम आंखों से शोक व्यक्त किया। सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसा रहा एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी का सफर। देश देशांतर में आज कलाम को सलाम। आज रात 8:30 बजे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। और विशेष में आज हम याद कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। और आइए उनके जीवन के सफर पर अब एक नजर डाल लेते हैं। स्थान रामेश्वरम, तारीख 15 अक्टूबर 1931। एक गरीब परिवार में जन्मा अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अब्दुल कलाम कभी अखबार बांटता तो कभी कोई दूसरा काम करता। वो पढ़ना चाहता था, दिलचस्पी विज्ञान में थी। किसी तरह तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में स्नातक परीक्षा पास की। हालात साथ नहीं दे रहे थे, मगर मन ऊंचे आसमान में छलांगे लगा रहा था। चेन्नई गए और अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ा। इसके बाद DRDO ज्वाइन किया और वैज्ञानिक पारी शुरू की। जाने माने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा। सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया। 1969 में अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम ने भारतीय उपग्रह अनुसंधान केंद्र यानी इसरो में काम शुरू कर दिया। उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 बनाने का काम मिला और कलाम ने ये कमाल कर दिखाया। अब्दुल कलाम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 1980 में रोहिणी 1 लॉन्च करने के बाद रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और संयोग देखिए, 80 के दशक में R वेंकटरमन रक्षा मंत्री थे और अब्दुल कलाम उनके वैज्ञानिक सलाहकार। दोनों ही आगे जाकर देश के राष्ट्रपति बने। वेंकटरमन के जमाने में उन्हें एकदम नई मिसाइल तकनीक पर काम करने को कहा गया। फिर तो भारत की अग्नि और पृथ्वी श्रृंखलाओं ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया। वो भारत के मिसाइल मैन बन चुके थे। प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर उनकी पारी बेमिसाल है। पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण उनकी अगुवाई में हुआ। एक बार फिर दुनिया ने भारत की परमाणु क्षमता का लोहा माना। उन्नीस का साल
अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम की सेवाओं के मूल्यांकन का साल था। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न। और शायद यही वजह है कि जब 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित हुआ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के नए राष्ट्रपति बन चुके थे। एक बेहद सक्रिय राष्ट्रपति के तौर पर उनको याद किया जाता है। राष्ट्रपति भवन को उन्होंने इको फ्रेंडली बनाया और अपने आप को बच्चों के लिए बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम देश के विकास के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। अपनी जिम्मेदारियों के अलावा वो लगातार दूसरों को भी इसके लिए सचेत करते रहे। वो देश में हो रही राजनीति को लेकर चिंतित थे। कलाम साहब चाहते थे कि विकास के लिए सही दिशा में सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। Clearly, in a knowledge society where we are entering in a big way, we have to make innovation continuously. Innovation comes through creativity. Creativity comes from a beautiful minds. It can be anywhere, any part of the world. It may start from a fisherman hamlet, or farmer's household, or a dairy farm, or a cattle breeding center, or you could emanate from the classroom, or laboratories, or industries, or R&D centers. Competitiveness is powered by knowledge. Knowledge is powered by technology. Technology is powered by innovation. Of course, innovation is powered by timely investment by the nation or the industrial leaders. Nation's economic development is powered by competitiveness. I hope no objection to that. Now, competitiveness is powered by, can you imagine, is powered by knowledge power. Knowledge power is powered by technology and innovation. We need creative leaders in agriculture. We need creative leaders in politics. We need creative leaders in technology. We need creative leaders in industry. For success in all the mission, it's essential to have creative leaders. Creative leadership means exercising a vision to change the traditional role from commander to coach, manager to mentor, from director to delegator, from one who demands respect to one who facilitates self-respect. So when we talk about the growth story of India, I mean, for the last 1 decade, there were too many factors like policy paralysis, people were scared. Then there were parliamentary disruptions which were happening, due to which policy making was really suffering. Do you think that these were the major factors probably which perhaps pushed India back? I visualize my parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha, what they should do, what is called developmental politics. Okay. All politicians, 500 plus members are there in both houses. You see, what is politics? Politics equal to development politics plus political politics. Development politics means a nation's development. In so many years, one party will say, in so many years I will develop India, economically develop. But I will remove the poverty. Another party will say, no, I will, 60-70% of the time I can do that. Right. That's called development politics. Political politics, how to become the member of a parliament, right. Rajya Sabha or Lok Sabha. Now that is naturally one has to do, that's very important. But time taken for a political politics should be 30%. 70% for development politics. Unfortunately, in our in our country and other countries, it is happening in different way. That is development politics done by nearly 30% of the time. Their members, 30. My view is time has come that our parliament members should work for, our parliament should work for that more time on development politics. I visualize 5 sessions of parliament, both houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, 5 to 10
meeting exclusively how to develop these by 2020 India becoming economically developed nation. There is no other big mission India has got today, okay, apart from a security mission. Right. और संसद और मंत्रिमंडल की बैठक में भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज श्रद्धांजलि दी गई। संसद ने उन्हें देश का रत्न और सच्चा सपूत बताया। सरकार ने उन्हें दूरदृष्टा वैज्ञानिक, सच्चा राष्ट्रवादी बताते हुए श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर करने का ऐलान किया है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के निधन से देश ने एक सच्चा सपूत खो दिया है। In the passing away of Dr. APJ Abdul Kalam, the country has lost a true son of India, and his contribution to the nation in his capacity as a man of technology, a teacher and a leader will be deeply cherished by a grateful nation. लोकसभा में भी कार्यवाही शुरू होने पर पूर्व राष्ट्रपति कलाम को याद किया गया। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का असली रत्न बताया। Honorable members, I rise today with a heavy heart to pay homage to Bharat Ratna and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, the real gem of India. इसके बाद दोनों सदनों में 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद में श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि दी। बैठक में प्रस्ताव पारित कर डॉक्टर कलाम को दूरदृष्टा वैज्ञानिक, सच्चा राष्ट्रवादी और महान सपूत बताते हुए उनके निधन पर गहरा शोक जताया गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राज्यसभा टीवी की श्रद्धांजलि के साथ आज विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।